हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर ज्योग्राफी भारत का भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने उद्योगों का चैप्टर शुरू किया था और उद्योगों के अंतर्गत हमने भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ना शुरू किया है और उसमें हम लौह इस्पात उद्योग पर बात कर चुके हैं। अगले उद्योगों की बात करने से पहले मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि हो सकता है नवंबर से आपकी क्लासेस रेगुलरली कॉलेज में शुरू हो जाए और उसके बाद हमें इतना समय नहीं मिलेगा कि हम थ्योरी का सारा कुछ कंप्लीट कर पाएँ। इसलिए जितना भी हम अभी समय दे रहे हैं वीडियो में और आपके नोट्स वगैरह में, तो आप रेगुलरली उन्हें पढ़िए और वीडियो को देखिए और कोई प्रॉब्लम लगे आपको, कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हम हर सप्ताह एक असाइनमेंट भी आपको देते हैं, तो उसे भी आपको पूरा करके अपने पास ही रखना है। हमें अभी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप रजिस्टर मेंटेन करें और ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, परीक्षा में आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। इसीलिए हम असाइनमेंट देते हैं और असाइनमेंट करने के लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए रेगुलरली आप जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं आप उसको देखिए। अगर एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है, इसलिए डेली का डेली आपको करना पड़ेगा। साथ ही आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं, मैटर डाल रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी है, आपको हल्के में नहीं लेना है। आपको इनको देखना है, पढ़ना है और हल करना है। और ये मान के चलिए कि इसी के आधार पर आपकी प्रायोगिक परीक्षाओं का अंकन भी होगा। अगर मान लिया कि ये कोरोना बीमारी और लंबी चली जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समझ सकते हैं आप। तो हमें अलर्ट रखते हुए निरंतर पढ़ाई पर ध्यान देना है, रेगुलरली असाइनमेंट को पूर्ण करना है और आपके पास रखना है आपकी तैयारी पर्पज से। और जब भी हम मांगेंगे या अनुकूल समय आएगा हम आपसे मांग लेंगे। तो जिनका भी ये मैटर तैयार होगा वो प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक तरह से आप ये मान के चलिए उसका प्लस पॉइंट है, उसको मार्किंग में सहायता मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। छात्रों, आज हम उद्योगों के अंतर्गत भारत के भूगोल में, वैसे तो आपके सिलेबस में कॉटन इंडस्ट्री, लौह इस्पात इंडस्ट्री, सीमेंट और रसायन उद्योग हैं, लेकिन कुछ और उद्योग हैं जिनकी सामान्य जानकारियां हमें रखनी चाहिए क्योंकि वो कंपटीशन पर्पस से उपयोगी हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग का स्थानीयकरण से तात्पर्य है कि उसकी स्थापना किस स्थान पर की जाए। इसके अंतर्गत कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं जो भारत में स्थित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में रेणुकूट नामक स्थान पर हिंडाल्को कंपनी है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। इसके कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं? रेणुकूट में, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। इस कारखाने को बॉक्साइट की प्राप्ति झारखंड के लोहरदगा, रांची और पलामू जिलों से और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होती है और ऊर्जा रिहंद जल विद्युत परियोजना से होती है। इस कंपनी की स्थापना में यूएसए ने सहयोग किया है। दूसरी कंपनी है बाल्को, जिसे हम कहते हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा नामक स्थान पर है। ये नाम छात्रों आपको ध्यान में रखने होंगे। कई सारे ऐसे नाम हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक की पहाड़ियों से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है और ऊर्जा एनटीपीसी के स्थानीय संयंत्रों से मिल जाती है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी कारखाना है जहां बॉक्साइट महाराष्ट्र के क्षेत्रों से ही मिलता है और कोयना जल विद्युत परियोजना से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड उड़ीसा के दामनजोड़ी कोरापुट से बॉक्साइट मिल जाता है। अंगुल उड़ीसा में महानदी घाटी से कोयला, ब्राह्मणी नदी से जल की प्राप्ति होती है। सहयोगी देश फ्रांस है।
मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मेट्टूर तमिलनाडु में है। वेदांता कारखाना इसका उड़ीसा में है। इसका पूरा नाम वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड है। जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। एल्यूमिनियम के कारखानों के अलावा तांबा की प्रमुख इकाइयां, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सबसे प्रसिद्ध है। इसके जो प्रगलन संयंत्र हैं वो एमपी के मलाज खंड में, झुंझुनू में खेतड़ी और चांदमारी, दरीबा, झारखंड के घाटशिला, ये प्रमुख प्रगलन संयंत्र हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात के दाहेज में, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज तमिलनाडु के तूथुकुड़ी में, यह वेदांता ग्रुप की कंपनी है। और झगाड़िया कॉपर लिमिटेड गुजरात के भरूच में है। इसी से संबंधित सीसा या लीड इंडस्ट्री, जो मुख्य रूप से कांच, बैटरी, रबर, प्रिंटिंग, बिजली के केबल आदि बनाने में उपयोगी है। भारत में इसका उत्पादन कम होने के कारण इसका आयात होता है। प्रमुख प्रगलन केंद्रों में HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय राजस्थान के उदयपुर में है। अन्य इकाइयों में झारखंड के धनबाद में तुंडू, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और राजस्थान के चंदेरिया में। इंडियन लेड लिमिटेड का कारखाना बंगाल के कलकत्ता और महाराष्ट्र के थाने में है। जिंक इंडस्ट्रीज जो जंग रोधी धातु है, इसलिए इसका उपयोग इस्पात उद्योग में इस्पात को जंग रोधी बनाने हेतु करते हैं। भारत में मुख्य जस्ता प्रगलन केंद्रों में केरल के अलुवा, राजस्थान के देबारी और चंदेरिया, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, और इनकी जो कंपनियां हैं केरल में बिनानी, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और विशाखापट्टनम में भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब हमारा जो मेजर उद्योग है, जिसे सूती वस्त्र या कॉटन इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है और काफ़ी लोगों को रोजगार की प्राप्ति इस उद्योग द्वारा की जाती है। कृषि के बाद ये सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी, जूट आदि उद्योगों को शामिल करते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक में सूती वस्त्र उद्योग है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। भारत का पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई, जो सफल नहीं रही। इसके बाद 1854 में एक सफल प्रयास कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में किया गया, जब उन्होंने एक आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी। कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, पर्याप्त पूंजी, बंदरगाह सुविधा, सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता आदि ऐसे कारक हैं जो सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। अर्थात ये अनुकूलताएं हैं जो किसी भी या हम कहें कि सूती वस्त्र उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वर्तमान में तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। कुछ बात हम करें, जैसे भारत का कॉटन पोलिस मुंबई को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के मुंबई, शोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, कोल्हापुर, सांगली आदि हैं। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, भरूच, राजकोट। इसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरै, सेलम, तंजावुर, रामनाथपुरम। यूपी में कानपुर, मुरादाबाद, मोदीनगर, अलीगढ़, आगरा, इटावा। और बंगाल में कलकत्ता, हावड़ा, सोमपुर, श्यामनगर, मोरीग्राम। पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, फगवाड़ा आदि प्रमुख केंद्र हैं। ये जो सूती वस्त्र केंद्र हैं, इसके अलावा भारत में किस तरह से इन उद्योगों का विकास हुआ उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। वास्तव में यह एक देशी उद्योग है
देशी वस्त्र उद्योग है जिसकी स्थापना और विकास भारतीय पूंजी और उद्यम से किया गया। इस समय सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और रोजगार और औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है। भारत में हथकरघा के रूप में 5000 वर्ष पूर्व से ही हम इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। 1818 में पहली मिल स्थापित हुई जो बंद हो गई और वास्तविक शुरुआत कवासजी डाबर द्वारा मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में होने पर की गई। यह स्थिति मुंबई के लिए काफ़ी लाभदायक रही क्योंकि मुंबई की भौगोलिक परिस्थितियां इस उद्योग हेतु काफ़ी अनुकूल रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में शाहपुर मिल, 1863 में कैलिको मिल स्थापित हुई। स्वदेशी आंदोलन से भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई और इस उद्योग का विकास हुआ। सन 1880 तक लगभग 60 कारखाने खुल चुके थे। विश्व युद्ध से इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला और 1947 तक कारखानों की संख्या 400 से भी अधिक हो गई। लेकिन विभाजन ने इस उद्योग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से इस उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंची। 423 में से 400 के कारखाने लंबे रेशे वाली उच्च कोटि की कपास पैदा करने वाले कुल क्षेत्र का 27% भाग ही हमें मिला। अर्थात भारत के हिस्से में जो 423 कारखाने थे उसमें से 409 कारखाने तो भारत के हिस्से में आए, लेकिन जो उच्च किस्म की कपास के क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए। इससे सूती कपड़ा मिलों को कपास प्राप्त करने के लिए भारी कठिनाई हुई और कपास का क्षेत्र और उत्पादन बढ़ाकर इस समस्या का समाधान करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का काफ़ी विकास हुआ और कारखानों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। अवस्थिति की बात करें हम कि ये उद्योग कहाँ स्थापित हो सकते हैं, अनुकूल दशाएं कौन सी हैं, तो इसके लिए कई कारक महत्वपूर्ण हैं जिसमें कच्चे माल की आपूर्ति, शक्ति, धुलाई के लिए रसायन, सस्ता और कुशल श्रम, मशीनें, उपयुक्त परिवहन और बाजार। इन सभी के अलावा नमी या आर्द्रता युक्त जलवायु का होना भी आवश्यक है क्योंकि शुष्क वातावरण में इस वस्त्र का धागा टूट जाता है, तो नम या आर्द्र वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। बाजार, प्रचुर कच्चा माल और विदेशों से मशीनें और कल पुर्जों के आयात की सुगमता, ये ऐसे कारक हैं जो इस उद्योग को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। भारत की अत्यधिक सघन जनसंख्या, उष्ण जलवायु आदि के कारण भारत के पास प्रचुर बाजार उपलब्ध है। कपास का महत्व इसलिए हम दर्शा सकते हैं कि भारत का 80% सूती वस्त्र उद्योग इन्हीं कपास उत्पादक क्षेत्रों में है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल होता है जिसका निर्माण प्रक्रिया में भार कम नहीं होता है, इसलिए कपास और तैयार वस्त्रों के परिवहन पर लागत में कोई अंतर नहीं आता। अतः जहां कपास आसानी से मिल जाती है वहां तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास स्वाभाविक हो ही जाता है। कारखानों की स्थापना से पहले कपास निर्यात हेतु मुंबई लाई जाती थी। इससे मुंबई के कारखानों को कपास आसानी से उपलब्ध होती थी। मुंबई को विदेशों से कल पुर्जों के आयात का भी लाभ था। पूंजी भी पर्याप्त और आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इसलिए मुंबई में इन सभी अनुकूलताओं के कारण अत्यधिक और काफ़ी उद्योगों का विकास देखने को मिलता है। 1921 के बाद भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में परिक्षेप शुरू हो गया। प्रारंभिक परिक्षेप का मुख्य कारण प्रायद्वीपीय प्रदेश में रेल मार्गों का निर्माण था। उद्योग के जो नए केंद्र बने उनमें कोयम्बटूर, बेंगलोर, नागपुर, इंदौर, बड़ौदा आदि थे। इन केंद्रों में पुराने मूल केंद्रों की तुलना में कच्चे माल, बाजार और श्रमिकों की अधिक सुविधा थी। सूती वस्त्र उद्योग भी पहुंच गया। जहां अतिरिक्त लाभ थे जैसे कोयला क्षेत्रों की निकटता, नागपुर में उत्तम वित्तीय सुविधाएं और पत्तन की सुविधा जैसे कोलकाता आदि में
तो इस तरह से इन उद्योगों का विकास अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा। देश के अलग अलग भागों में जल विद्युत के विकास से भी इस उद्योगों का विकास हुआ। तमिलनाडु में पाइकारा परियोजना के पूरा होने से कोयम्बटूर, मदुरै, तिरुनेलवेली में कताई की मिलों में काफ़ी विकास हुआ। सस्ते श्रम ने भी इस उद्योग के स्थानांतरण में प्रोत्साहन दिया। यही कारण था कि 1933 में नई सूती मिलें मदुरै, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, उज्जैन, भरूच, आगरा आदि क्षेत्रों में भी स्थापित होने लगी। तो इस तरह से उद्योगों की अवस्थिति को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब अगर हम उत्पादन से संबंधित बात करें, छात्रों मैं सोच रहा हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं तक देखें। इसके बाद आगे का जो उत्पादन वाला टॉपिक है उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। वो इसलिए ताकि आपको अपलोडिंग में और डाउनलोडिंग में दिक्कत नहीं आए। मुझे अपलोडिंग में दिक्कत नहीं आएगी, आपको डाउनलोड में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद का टॉपिक मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ।